बच्चों, आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो क्लास 12th बोर्ड की बात है। यानी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, सभी को पता है कि यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है क्लास 12th का, वो 18 तारीख से शुरू हो रहा है। हालांकि 10th का भी शुरू हो रहा है, बट हम क्लास 12th की बात कर रहे हैं। और केमिस्ट्री का जो पेपर है वो आई थिंक 25 तारीख को है। यानी जो 25 तारीख हमारे पास फरवरी अभी आने ही वाली है, तो इसमें केमिस्ट्री का पेपर है। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, बेसिकली क्या है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको याद करने हैं और जो पेपर में 100% आएंगे। इसका मतलब है कि अगर जो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, अगर आपने ये याद कर लिए हैं, तो 70 में से कहीं ना कहीं आप 70 भी पा सकते हैं। तो इसलिए जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उसको जो है पूर्णतः याद करके जाएं और अच्छे से याद करके जाएं। और क्या क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आना ही है, उसको 100% याद करके जाएंगे। ठीक है, देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1 की। तो चैप्टर 1 हमारे पास कौन है? विलियन है। सबसे पहले यहां ध्यान रखेंगे, विलियन चैप्टर में से कम एक न्यूमेरिकल तो आना ही है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये चीज में ध्यान रखने वाली बात क्या है, इस पर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, मतलब आना ही है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी बात हमारे पास है अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म, तो अणुसंख्यक गुणधर्म तुमने पढ़े थे चार पढ़ा था। पहला वाष्प दाब का सापेक्षिक या अपेक्षिक अवनमन। एक तुमने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन। एक तुमने पढ़ा था हिमांक में अवनमन। और एक तुमने पढ़ा था परासरण दाब पढ़ा था। अब बात सुने, इन चारों की बात करता हूं तो इन चारों में से एक न्यूमेरिकल फिक्स है। एक न्यूमेरिकल तो आना ही है। यानी जो मैंने बात करी है कहां पे, यहां पे, तो वो बात यही है कि जो एक न्यूमेरिकल आएगा वो इन चारों में से किसी एक में से आएगा। बात करते हैं डेफिनेशन की। इसकी नहीं आएगी, इसकी नहीं आएगी, इसकी नहीं आएगी, जनरली इसकी पूछी जा सकती है, तो इसलिए ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि और क्या पार्ट है इस टॉपिक में से जो पूछा जा सकता है। मतलब जो आपके पास चैप्टर है, तो इस चैप्टर में और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म जो तुमने चारों पढ़े हैं, इस पर तुमने आई भी पढ़ा होगा। आई को हम क्या बोलते हैं? वॉन्ट ऑफ गुणांक बोलते हैं। वॉन्ट ऑफ गुणांक, तो वॉन्ट ऑफ गुणांक आई इन चारों पे लगता है, वो तो तुम्हें पता ही है। इनके फॉर्मूले वगैरह तुम याद भी करोगे। तो यहां से एक नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनता है। बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनता है, ध्यान रखना। मतलब एक नंबर वाले जो 6 तुम्हारे पास विकल्प आएंगे, उसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तुम्हें वॉन्ट ऑफ गुणांक वाला भी मिलेगा। जैसे मान के चलो कि आपके पास है, सपोज करो 1m NaCl, 1m ग्लूकोज, 1m यूरिया और 1m फ्रक्टोज मान लेते हैं। पूछा जा रहा है इनमें से किसका क्वथनांक अधिक होगा। तो तुमने पढ़ा था डेल्टा टीबी इजिकल टू आई इंटू केबी और इंटू एम। तो क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से किसका क्वथनांक अधिक होगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो वो 4 ऑप्शन ये हैं ABCD। इनमें से बताना है किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो सिंपल सी बात है, ये केबी क्या है? स्थिरांक है। एम की वैल्यू सबकी सेम है, तो ये दोनों स्थिर हो गए। बचा क्या? आई। तो डेल्टा टीबी समानुपाती हुआ आई का। अब आई की बात करते हैं, तो ग्लूकोज का आई 1 होता है, यूरिया का 1 होता है, फ्रक्टोज का 1 होता है, NaCl टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में, तो इसका आई कितना होगा? 2। तो सबसे ज्यादा आई किसका है? NaCl का। इसका मतलब इसका क्वथनांक का उन्नयन यानी क्वथनांक कैसा होगा? अधिक होगा। तो आंसर ए हो जाएगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है एक नंबर में वो पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो आई होप इतना पार्ट तो समझ में आया होगा। अब बचता है हमारे पास एक हेनरी का नियम और एक राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम पर मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, जनरली राउल्ट का नियम पूछा जाता है। और हेनरी नियम का जो अनुप्रयोग है और जो डेफिनेशन है यानी परिभाषा, वो भी आप याद करके जाना। इस सब में अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या चीज आनी ही है, तो ये आना ही है, ये ध्यान रखेंगे। और ये भी आना ही है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और राउल्ट के नियम पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है क्योंकि डेफिनेशन कभी कभी पूछी जाती है। और राउल्ट के नियम के जो तुमने पढ़े होंगे कि धनात्मक और
ऋणात्मक विचलन होता है तो वहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 आपके पास क्या है? वैद्युत रसायन है या विद्युत रसायन बोल सकते हैं। तो आपके पास जो वैद्युत रसायन है, इसमें सबसे पहला हमारे पास है नर्स समीकरण। नर्स्ट समीकरण, इसको पूरा लिख देता हूं। नर्स्ट समीकरण क्या है, ये ध्यान रखेंगे कि 100% आना ही है। नर्स्ट समीकरण 100% आना ही है, यानी मैं 100% जो बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? न्यूमेरिकल की। यानी नर्स्ट समीकरण पर न्यूमेरिकल आना है सो आना है, ये फिक्स होता है, ध्यान रखना। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है? इसके अलावा हमारे पास है कोलम्स का नियम। कोलम्स का नियम, इसमें आप 2 चीजें याद करोगे, एक तो डेफिनेशन और एक इसका न्यूमेरिकल, ये चीज याद करोगे। ठीक है, तीसरा जो फैराडे का नियम है, फैराडे का नियम, यहां भी 2 पार्ट है, आपने पढ़ा प्राथमिक और द्वितीयक नियम, यानी इसके नियम 2 हैं। दोनों नियम की बात करते हैं तो डेफिनेशन दोनों की डेफिनेशन और दोनों से संबंधित न्यूमेरिकल, क्योंकि ये 1 नंबर में बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है या 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। इसको भूलना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, ये तो तुम्हें याद करना ही है। कोलम्स का नियम में परिभाषा और उसको न्यूमेरिकल करना है आपको। फैराडे का नियम आपको करना है, नियम में डेफिनेशन और न्यूमेरिकल या तो 1 नंबर में, मतलब मल्टीपल वाले में आ जाएगा, या फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में आ जाएगा। अब बात करते हैं किसकी? लास्ट जो आपके पास है चौथा, वो है सेल। सेल यानी बैटरी। तो बैटरी आपने पढ़ी थी प्राथमिक और द्वितीयक, वो आपको याद करनी है। उसमें से कोई सी भी एक सेल आपसे पूछी जा सकती है। इतना आप कर लोगे तो ये ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूं वो आना ही है, और जो मैं लिख रहा हूं उसको थोड़ा सा फोकस रखना। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम हो तो आप और चीजें भी पढ़ सकते हो, पर मेरे हिसाब से इतना आपको पढ़ना ही है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो 3 जो आपके पास चैप्टर है वो कौन सा है? रासायनिक बलगतिकी। इसमें सबसे पहले मैं बात करूं तो आपके पास है प्रथम कोटि। प्रथम कोटि जो अभिक्रिया है, इसका न्यूमेरिकल आना ही है, इसका न्यूमेरिकल आना ही है, 100% मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके साथ जो प्रथम कोटि में हमारे पास लगता है वो, चलो बताऊंगा आगे वो क्या है। प्रथम कोटि का जो डेरिवेशन है, यानी व्युत्पन्न, यानी सिद्ध करना, जिससे फॉर्मूला निकलेगा, ग्राफ इसका मात्रक यानी वेग स्थिरांक का मात्रक और वेग का मात्रक, ये भी आपको याद करना है। ये जो पार्ट है आपके पास, ये 1 नंबर में बैठ जाएगा। ग्राफ कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है, ध्यान रखना। यानी जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो भी आपको याद होना चाहिए, ग्राफ इसका वो भी याद होना चाहिए, मात्रक भी याद होना चाहिए, और इसका वेग का मात्रक जो होगा वो भी आपको याद होना चाहिए। 1 नंबर पूछा जा सकता है, हाँ, पर ये जरूर आता है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है संगतवाद। संगतवाद में क्या है? जिसमें आप पढ़ते हो सक्रियण ऊर्जा। तो इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। ठीक है, यानी परिभाषा। और इस पे जो न्यूमेरिकल है वो भी तुम्हें याद करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल में ध्यान रखेंगे। न्यूमेरिकल की बात करें वाली, जैसे इसका है log k = log a माइनस EA/2.03 RT। ये जो फॉर्मूला है ये है एक टेम्परेचर पर एक वेग स्थिरांक का। ठीक है, तो आपको 2 टेम्परेचर पे याद करना है, यानी log K2/K1 = EA/2.03 R 1/T1 - 1/T2। तो इन 2 न्यूमेरिकल, मतलब इन 2 फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आपको याद करना है, ध्यान रखना। मतलब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना, या तो न्यूमेरिकल इस पर आएगा या फिर इस पर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, बात करते हैं किसकी? शून्य कोटि की। तो शून्य कोटि की एक तो व्युत्पन्न का मतलब जो इसकी डेरिवेशन है, ग्राफ। ठीक है, और वेग या वेग स्थिरांक का मात्रक, जैसा हमने यहां लिखा है सेम। बस यहाँ पे जो
ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं आता है, शून्य कोटि से आएगा या तो इससे या फिर इन दोनों से आएगा। अब बात करते हैं दोनों में क्या चीज रह गई है जो आपको याद करनी है। एक चीज और है, और वो एक चीज ये है कि आपके पास जो अर्ध आयु काल है, अर्ध आयु काल, इसका भी व्युत्पन्न आपको याद होना चाहिए। मतलब कैसे निकालते हैं, किस किस का, प्रथम कोटि का और शून्य कोटि का, दोनों का अर्धायु काल निकालने का तरीका और दोनों के जो फॉर्मूले हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी अर्ध आयु काल से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया आपके पास चैप्टर नंबर 3। अब आता है चैप्टर नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 4 जो आपके पास है वो है डी एवं एफ ब्लॉक, डी एवं एफ ब्लॉक। इसमें से क्या क्या आपके पास आएगा, तो पहला है KMnO4 और K2Cr2O7, इन दोनों की बनाने की विधि और ऊष्मा का प्रभाव इन पर क्या पड़ेगा वो, और रिएक्शन को संतुलित करना, जो तुमने अम्लीय माध्यम में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आना है तो आना ही है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है कि जो डी ब्लॉक है इसके कम से कम 2 गुण तुम्हें याद करने हैं। अब 2 गुण में कौन कौन से हैं सुन लो। जैसा आपके पास आकार है, आयनन ऊर्जा है, उत्प्रेरक गुण है, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या है, और जो है अंतरकाशी यौगिक हैं या जटिल यौगिक हैं, इस जितने भी गुण हैं कम से कम 2 गुण आपको याद होना चाहिए। और इसमें 2 गुण जो आप याद करोगे वो तो ठीक है ही, इसके अलावा डी ब्लॉक में हमारे पास चुंबकीय गुण है, रंगीन यौगिक है, उत्प्रेरकीय गुण है और परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या है। इन सबसे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना। इन सबसे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे Zn2+ के जितने भी लवण होते हैं वो सफेद होते हैं, सफेद यानी रंगहीन। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, युग्मित होते हैं, जिस वजह से कोई रंग नहीं देता है। तो ये रंगीन वाले पार्ट में आ जाएगा, एक नंबर में पूछा जा सकता है ऐसे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मान लो यहां से पूछा जाए कि डी ब्लॉक में यानी 3D में सबसे उच्च ऑक्सीकरण अवस्था किसकी है, तो Mn की है जो कि +7 होती है। और डी में, पूरे डी में किसकी है, तो OS की होती है जो +8 होती है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे किसमें, डी ब्लॉक में। बचता क्या हमारे पास, एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक वाला जो पार्ट है इसमें ध्यान रखेंगे लैंथेनाइड संकुचन और इनका क्षारीय गुण है वो तुम्हें याद होना चाहिए, और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये याद होना चाहिए। ये 1 नंबर में पूछा जाएगा, क्षारीय गुण भी 1 नंबर में मान के चले, और ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। और इसकी में तुम्हें क्या याद करनी है, डेफिनेशन याद करनी है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, चैप्टर नंबर 5 की। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे तो बार बार रफ करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं तो क्या आता है, उपसह संयोजक यौगिक। इसमें आपको क्या याद करना, पहला है IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण आपको याद करना है तो करना है, यानी 100% ये पेपर में आएगा। दूसरा, संकरण आपको याद करना है। संकरण में क्या क्या आता है, संकरण पूछा जाता है, चक्रण पूछा जाता है, चुंबकीय गुण पूछा जाता है। ठीक है, और ये भारी है, ये अंत है, यानी भारी या भीतरी कक्षक है, ये पूछा जाता है। तो ये मैं मान के चलो कि 1 नंबर में बन सकता है। बाकी ये तो ये ध्यान रखना, ये तो आना ही है। ठीक है, और ये 1 नंबर, साथ में 2 नंबर में भी बन सकता है। तीसरा, वर्नर सिद्धांत, इसकी तुम्हें डेफिनेशन याद करनी है, परिभाषा। तो वर्नर सिद्धांत 2 से 3 नंबर में आ सकता है और 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। वर्नर सिद्धांत मैंने पढ़ाया हुआ भी है, तो आप वहां से देख लेना, वहां से इसकी डेफिनेशन सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा, और 1 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। चौथा हमारे पास है CFT। तो CFT में से क्या पूछा जाता है, जो तुमने T2G और EG पढ़ा होगा।
तो T2 जो इजी बेस क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर वाले, यानी डेलो का मान P से ज्यादा है तो क्या होगा, डेलो का मान P से कम है तो क्या होगा, इस पर आधारित क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 5 पर आपके पास आता है समाव्यवता। समाव्यवता, तो समाव्यवता में 2 हैं, एक तो ज्यामिति और एक त्रिविम। ये दोनों 100%, इन दोनों में से कोई सा भी एक आता है, इसको ध्यान रखना। तो आई होप चैप्टर नंबर 5 भी आपको समझ में आया हो क्या आपको याद करना है। अच्छा, सेकंड बुक का मैं बताऊंगा बाद में, ये फर्स्ट बुक का पार्ट है। जितना मैंने तुमको बताया है, अगर आपने इतना भी याद कर लिया तो मैक्सिमम नंबर खींच सकते हो आप। इस चीज का ध्यान रखना, पहले आपको ये सारी चीजें याद करनी है, उसके बाद अगर टाइम आपको मिलता है तो फिर आगे की चीजें भी आप याद कर सकते हो। तो आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।